बच्चों ये कह रहे जी आपको पता था आपकी सेकंड पोजीशन आनी है। जी, आपने एसए और प्रेसी की तैयारी कहाँ से की थी? एक तो इसका थोड़ा-सा बता दो कि ये ड्यूरेशन कितना होना चाहिए नंबर 1 और नंबर 2 एक दिन में कितना टाइम पीरियड आपने दिया था? तो ये जो सेकंड पोजीशन आई है इसमें आपके हिसाब से कौन से फैक्टर्स हैं? लक है? स्मार्ट स्टडीज़ यार क्या होती है? उसके बाद है यार कोई बुक्स बताएँ पाक अफेयर और करंट अफेयर। इसमें नोट्स कैसे यार बनाए जाए नोट्स? कोई जी, आज हमारा बेसिकली ऑनलाइन सेशन था अपने मेरे स्टूडेंट के लिए जो मेरे पास ऑलरेडी पढ़ रहे थे फिजिकल और ऑनलाइन। तो काफ़ी अरसे से बच्चे कह रहे थे जी हमारा यासिर के साथ इंटरव्यू करवा दें या एक सेशन करवा दें, जिसमें हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें जी तैयारी कैसे की और अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है सेकंड पोज़ीशन बहुत अल्लाह ताला का अगर शुक्र अदा करें तो वो मेरे ख्याल बंदा फिर भी नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला के ख़ास जो है ना वो करम था। यासिर पे भी था और ज़ाहिर-सी बात अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी थी तो फिर अल्लाह ताला कोई ना कोई इसके दरमियान में अल्लाह की ज़ात के बाद और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर बंदा कोई ना कोई वसीला बन जाता है। तो अ, तो अल्लाह ताला का ये इसमें है, लेकिन चलो बंदे फिर भी जो है किसी की कहीं न कहीं छोटी-मोटी हेल्प आउट कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत इस तरह का लेकिन चलो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। तो उस सिलसिले में फिर जो है थे बच्चे जो थे वो बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल। हाँ, तो काफ़ी ये अरसे से बच्चे फ़र्क तो पड़ता है बिल्कुल। हाँ, बस ये है अच्छी बात है। तो सबसे पहले यासिर क्या हाल है बेटा आपका? बहुत-बहुत मुबारिक हो। सर अल्लाह बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है सर, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी यार खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। मैं एक छोटी-सी आपसे एग्ज़ाम्पल अपनी शेयर करूँगा। मैंने यूनिवर्सिटी में ना 10 साल पढ़ाया है अपनी लाइफ़ के अंदर। तो वहाँ पे मैंने अपनी बुक का रिकमेंड की थी, ये जो टेक्निक्स फॉर वाली और जो एसे वाली है। वो बेचारे यूनिवर्सिटी वाले बच्चे थे, पता नहीं उनका फ़ोकस नहीं था तो क्या था, वो समझे चिराग जले अंधेरा वाली बात थी। तो वो माशाल्लाह आपने पढ़ी है और काफ़ी बच्चों ने पढ़ी है, तो वो उधर तो कुछ भी नहीं था। उनकी मैनेजमेंट भी मेरे से नाराज़ थी, ये पता नहीं आपने क्या लगवा दी। मैं कहा अल्लाह माफ़ करे, कोई गलत चीज़ है तो मैंने भी उसमें थी, तो उसमें इंग्लिश की चीज़ें मैंने दी हुई है। तो विपिन मेरे ख्याल में कुछ जी सर। 5-6 महीने के अंदर ही अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल में मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान था कि यार ये किस तरह का यानी कि फीडबैक है। तो अल्लाह ताला ने मेरे को कोई 5-6 महीने ही सिर्फ़ गुज़रे हैं, तो वो आपके सामने ही है। चलिए शुरू करते हैं यासिर हाँ जी, पहला क्वेश्चन जो है कि बच्चों ये कह रहे जी आपको पता था आपकी सेकंड पोज़ीशन आनी है। जब रिटर्न की तैयारी की थी तो उस टाइम पे तो ये था कि पेपर अच्छे हो जाएँ हुँ, और अल्लाह का शुक्र है जब पेपर हो गए थे तो ये था कि हाँ, अच्छे हो गए हैं। जब इंटरव्यू दे दिया था, तो तब मुझे ये था इंटरव्यू देने के फ़ौरन बाद जो था मुझे ये था कि टॉप 15-17 पोज़ीशंस में आ सकती है बात। मैं पहले भी एक दफ़ा कही है ये बात कि इंटरव्यू के फ़ौरन बाद मैं अपने भाई को आके ये बोला था कि ना 15वीं 16वीं या 17वीं इस तरह की पोज़ीशन आ जाएगी। लेकिन बैक ऑफ द माइंड दुआ थी कि अच्छा हिसाब बन जाए। तो अल्लाह ने फिर करम किया है और फिर आ गई है पोज़ीशन। इसका मतलब पता चल जाता है। सर काइंड ऑफ मेरे ख़्याल में कुछ ज़्यादा शायद हो जाता है। अच्छा मेरे पास बच्चा आता है ना अक्सर पहले दिन तो कहता है मैं कहा यार इंग्लिश कैसी है? कहता सर थोड़ी-सी आती है, थोड़ी-सी नहीं आती। मैं कहता यार ये हमारी तो दिल की है, अगर मुझे आती तो मुझे पता नहीं सर आती है, नहीं आती तो पता चल जाता है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो दूसरा जो है वो बुक जो थी आपने वो जो एसे प्रेसी की वो ज़रा आपके मुँह से बच्चे सुन लेते तो उनको ज़रा तसल्ली होती है। एसे प्रेसी के सर लिए जो दिया आपने। प्रे बिल्कुल सर, वो जो है सर प्रेसी की तो मैं क्वाइट ऑनेस्टली मैंने यही किताब ही पढ़ी हुई है, जो टेक्निक्स ऑफ फॉर इंग्लिश इंग्लिश प्रेसी थी। ऐसे की सर वो वाली किताब मेन उससे कुछ जो कंटेंट है वो अच्छा खासा बंदे को मिल सकता है। उसके अलावा थोड़ा-सा बंदा आगे-पीछे से देख ले तो उसको टेलर कर ले अगर जो क्वेश्चन्स आए हुए हैं पहले से, उसके हवाले से फिर काम ठीक रह जाएगा। ठीक है। अब आगे जो अहम क्वेश्चन है वो है टाइम का कि यार कुछ कल मेरी एक बच्चे से ना डिस्कशन हो रही थी वो मुझे कह रहा था कि एक टॉपर ने कहा जी मैंने 2 महीने में तैयारी कर ली मैं कहा यार 2 महीने वैसे पॉसिबल नहीं है वो कहते एक कह रहा जी 4 महीने में कर लिया वो लोगों की बड़ी असम्पशन है वो फिर बात लंबी चले जानी है एक तो इसका थोड़ा सा बता दो कि ये ड्यूरेशन कितना होना चाहिए नंबर 1
और नंबर 2, एक दिन में कितना टाइम पीरियड आपने दिया था कि अल्लाह ताला ने वो आपको जो नवाजा है? सर मेरे ख्याल में कम से कम 6-7 महीने की तैयारी होनी चाहिए। सही। अगर आप सुपर इंटेलिजेंट है तो फिर हो सकता है कि आप ज़्यादा जल्दी कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में ऑन एवरेज एक बंदे को 6 से 7 महीने की तैयारी ज़रूरी है। और उसके अंदर भी पर डे तकरीबन 7 से 8 घंटे मेरे ख्याल में तो ज़रूरी हैं। उसके उस इस ड्यूरेशन में आपको पढ़ना चाहिए और सही ध्यान से पढ़ना चाहिए। फिर मेरे ख्याल में आप एक फेयर आपका एडवांटेज है जिसके ऊपर आप जाके बाकियों से कम्पीट कर सकते हैं। ये है, यानी 6, 7, 8 महीने और एवरेज 8 से 10 घंटे एक दिन में। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हो जाता है हमारा, साइकोलॉजिकल है और साइकी से रिलेटेड है। समटाइम ना बच्चे भी मेरे से डिस्कस करते हैं कि सर हम पढ़ पढ़ के ना डिप्रेस हो जाते हैं। एक टाइम आता है, हमें लगता है पता नहीं डायरेक्शन पे है या नहीं। तो जब आपकी जिंदगी में भी एक टाइम ऐसा होगा आपको बंदा डिप्रेस हो जाता है कि यार पता नहीं कुछ होना नहीं होना क्या है, वो फीलिंग हुई और उसके बाद आपने किस तरह उसको कोप अप किया? सर ये जो प्रिपरेशन थी वो रिटर्न के जब तक एग्ज़ाम होना था और फिर जब रिटर्न का रिजल्ट आया और फिर जब इंटरव्यू तक, मुझे क्वाइट ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह लगा नहीं कि मैं किसी वो डिप्रेशन वाली साइड पे हूँ। मे भी हो, हल्का फुल्का हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। उसके अंदर मुझे एक चीज़ लगी है कि एक चीज़ जो फ़ायदा देती है बंदे को वो ये है कि बंदा डेली की रूटीन में, बंदा वीकली रूटीन में, बंदा मंथली रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करे कि जिससे इंसान एंटरटेन हो रहे हैं। मतलब अगर आप फिल्म देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, आप रोज का जरूर देखिए। मतलब आप घंटा डेढ़ रोज का निकाल लीजिए। फिर एक वीक के अंदर एक दिन आप जरूर निकाल लीजिए, आप एक दिन बिल्कुल ऑफ लीजिए कि उस दिन आपने बस पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं करनी, आपने उस दिन सिर्फ और सिर्फ अय्याशी मारनी है। आपने जिस तरह भी आपको पसंद है अय्याशी मारनी, आप वो मारें, बिल्कुल सर। और फिर महीने के बाद जो है आप बेशक 2 दिन ऑफ ले लें इस तरह से। मतलब अगर आप ब्रेक्स में अपने आप को एंटरटेन करते रहेंगे तो आपकी एनर्जी बहाल रहेगी और आप अपनी जो पढ़ाई है वो मेरे ख्याल में कंटिन्यू कर पाएंगे। दूसरा सर एक और चीज़ है कि आपके साथ वाले जो हैं कोई 2 या 3 बंदे बस होने चाहिए जो कि आपके साथ ही काम कर रहे हो और जो जिनकी एनर्जी बेहतर हो, जो कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए हो। फिर अगर आप कभी डाउन फील कर भी रहे होंगे तो आप उनसे बात करेंगे तो ऑफकोर्स वो उनको देख के आपको लगेगा यार चलो ये कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, अल्लाह खैर करने वाला, देखते हैं क्या बनता है। तो सर इस वजह से शायद फिर हिसाब किताब मेरा ठीक रहा था। अच्छा, तो ये जो सेकंड पोजीशन आई है, इसमें आपके हिसाब से कौन से फैक्टर्स हैं? लक है, मेहनत है, पेरेंट्स की दुआएं हैं, या कोई एक नंबर 4 के ऊपर कोई स्पिरिचुअल हाथ था, कोई पीर साहब का जो थी बैत थी क्या? नहीं सर, इसका इसका पहली फैक्टर पहली बता तीन दो। सर पीर। सर पीर पीर जो है ना सर, पीर वालदैन से बड़े पीर कौन से हो सकते हैं। ट्रू है, बिल्कुल। तो सर सबसे पहले तो जो है दुआएं दुआएं आती हैं सर, उसके बाद लक आती है और उसके बाद जो है हार्ड वर्क आता है। मेरा कुलिया यही है। सही है, यानी पहले पेरेंट्स की दुआएं, फिर उसके बाद लक और उसके बाद हार्ड वर्क। सर इवन खाली पेरेंट्स की भी नहीं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके बुजुर्ग नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं, आप उनके लिए दुआ कीजिए, वो आपके लिए दुआ करेंगे, ऑटोमेटिकली करेंगे। वैसे भी सर जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो आप जो उसके लिए दुआ करें वो आपके अपने लिए भी कबूल हो रही होती है। आप बिल्कुल दूसरों ऐसा। के लिए दुआ करें, लोग आपके लिए करेंगे और अल्लाह खैर करने वाला है फिर आप। उसके बाद फिर नेक्स्ट है स्मार्ट स्टडीज। यार क्या होती है? बच्चे कहते हैं जी, उनसे पूछे स्मार्ट स्टडीज क्या होती है, किस तरह क्वालिफाई किया एग्जाम। उस स्मार्ट स्टडीज को थोड़ा सा डिफाइन कर दो, तो उस स्मार्ट स्टडीज किसको कहते हैं? सर मैं सही बताऊं ना तो मुझे कभी इस तरह से समझ नहीं आई कि एग्जैक्टली ये स्मार्ट स्टडी वाला है क्या, मामला है क्या। मुझे अच्छा ये है। चीज जरूर समझ आई है कि आपने आपके अगर 12 सब्जेक्ट हैं तो आपने 12 के 12 सब्जेक्ट, सबसे बेसिक चीज ये है कि आपने उन्हें पास करना है। क्या? उसके बाद आपने फिर उनमें उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे चूज लाजमी करने हैं कि जिसमें से आपको नंबर मिलने हैं, क्योंकि ज्यादातर आमतौर पर पंजाब में कंपटीशन ज्यादा होता है तो एलोकेशन के लिए आपको तरह से आपको अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं और उसमें से इस तरह से नंबर लेने हैं कि आपकी एलोकेशन हो जाए। सही। अब नंबर लेने कहाँ से हैं? नंबर आपके हर एक सब्जेक्ट में आपके नंबर नहीं आते। आपके ऐसे में नंबर नहीं आने, आपने ऐसे सिर्फ पास करना है। आपका मेरे ख्याल में तो मेन एम भी यही होना चाहिए कि आपने ऐसे सिर्फ पास करना है। सही। आपने नंबर लेने हैं तो आप लीजिए जनरल साइंस एंड एबिलिटी से लीजिए, आप नंबर लीजिए किसी लैंग्वेजेस वाले कोर्स से लीजिए,
आपने नंबर लेने हैं, आप जो 200 नंबर वाला से जो सब्जेक्ट है वहां से नंबर लीजिए। मतलब नंबर लेने से मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट जो डालनी है ना वो उन सब्जेक्ट्स में ज्यादा डालनी है जहां से आपकी एलोकेशन फिर बनेगी। सबसे पहली ऐसे में आप डालें अपनी एफर्ट, उसके बाद उन सब्जेक्ट्स में जहां पे आपको जहां से आपके एलोकेशन के ज्यादा चांसेस बनने हैं। सही है। उसके बाद है यार, कोई बुक्स बताएं पाक फेयर और करंट अफेयर। पहले चलो करंट अफेयर का बता दे, चूंकि करंट अफेयर की कोई बुक नहीं मिलती, कोई ऐसी चीज नहीं जहाँ पे उसके 10-15 क्वेश्चंस हो। पहले तो करंट अफेयर की बता दो, स्ट्रेटेजी क्या है, कोई बुक है, ये क्या है, फिर हम पाक अफेयर की तरफ आते हैं। सर करंट अफेयर्स की जो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी वो ये थी कि कुछ मैगजीन्स जो हैं जैसे फॉरेन, करंट अफेयर्स की असल तैयारी जाके होती है अक्टूबर में करके। उससे पहले एग्जैक्टली। अगर करंट अफेयर की आप तैयारी शुरू में, उससे पहले आप कर देंगे तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया था कि फॉरेन अफेयर्स मैगजीन है, इसी जर्नल है, इपरी जर्नल है, इनसे मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था इन्हें वीकेंड्स पे। मतलब कि सैटरडे का दिन दे दिया या संडे का एक दिन दे दिया जिसके अंदर फॉरेन अफेयर्स के जो टॉपिक, जो उसने जो आर्टिकल लिखे हुए हैं जो रिलेटेड मुझे लगते हैं वो मैं पढ़ लूंगा, और उन्हें मैं हाईलाइट करके ना अपने पास रख लूंगा। हाईलाइट कर इसलिए करके कि जब मैंने बाद में अक्टूबर में जाके जब उन्हें कंपाइल करना है तो उस टाइम पे ये होगा कि मेरे पास पहले से सारा हाईलाइटेड वेरिएंट पड़ा होगा, मैं वहां पे आराम से उसको अलहदा कर सकूंगा मेन मेन कंटेंट को। सही। सेम सर मैंने किया था इसी जो जर्नल है उसका भी, इपरी जो जर्नल है उसका भी। इसी और इपरी इसी है जो 3-4 महीनों बाद आता है, और इपरी जो है वो 6 महीनों बाद आता है उसका एडिशन। जर्नल में तकरीबन 7 से 8 रिसर्च पेपर होते हैं। आप इस टाइम पे कोई भी बच्चा ये सिर्फ कर ले कि वीकेंड पे वो पढ़ना शुरू कर दे। जो फॉरेन अफेयर्स है वो हर 2 महीने बाद आता है। अच्छा अच्छा। उससे क्या होगा कि खास तौर पे जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाले जो बच्चे हैं उनको एक फायदा मजीद भी हो जाएगा, जिसके अंदर उनके जो टॉपिक्स हैं वो करंट अफेयर्स क्योंकि मैच करते होते हैं तो उनको ज्यादा फायदा भी हो जाएगा। तो अभी से वो पढ़ना शुरू कर दें और बाद में फिर जब अक्टूबर के करीब आए तब फिर उनको सारों को वो कर लें, कंपाइल कर लें। इसके साथ सर डॉन जो है वो काफी ज्यादा फायदेमंद। ठीक है। करना है और सिर्फ ये है कि डॉन भी हम्म, डॉन भी पढ़ के सर अपने पास चीजें रख लेनी है। मतलब कि रख इस तरह से लेनी है कि टॉपिक्स जो आपको अच्छे लगे हैं, जो आपको लगता है कि रिलेटेड टॉपिक्स हैं, कि इनमें से कह लें अगर क्रिमिनोलॉजी किसी का सब्जेक्ट है और अगर डॉन के अंदर एक आर्टिकल आया हुआ है कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के बारे में है, या फिर नंबर ऑफ प्रिजनर्स इन द प्रिजन सिस्टम जो है वो उसके बारे में आर्टिकल आया हुआ है, तो वहां से आपको फैक्ट्स और फिगर्स मिल जाएंगे उस आर्टिकल से ही। आप उसे काट के अपने पास रख लीजिए, आप अपने पास कोई फोल्डर्स बना लीजिए, उन्हें अपने पास काट के रख लीजिए, और फिर जब अक्टूबर में आपकी बारी आए कि यार अच्छा इस तरह से ये टॉपिक्स मैंने तैयार अब करने हैं, मैंने 1 बाय 1 टॉपिक तैयार करने हैं तो फिर वो टॉपिक्स आप वहां वो जो आपने मटेरियल रखा हुआ था अपने पास उसको आप सारे को लिंक करके अपने पास रख, अपने पास एक जगह पे फिर कहीं कंपाइल करना शुरू कर दें। मेरी तो सर करंट अफेयर्स की तैयारी इस तरह से थी। सही है। पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी जो है सर वो इस तरह से होगी कि उसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं बेसिकली, कि एक प्री पार्टीशन होता है, एक होता है पोस्ट पार्टीशन। हम्म, प्री पार्टीशन पोर्शन में से तकरीबन 2 से 3 सवाल आते हैं, और बाकी के जो हैं टोटल 7 सवाल हैं, तो बाकी के जो 4 से 5 सवाल होंगे वो पोस्ट पार्टीशन आते हैं। प्री सही। पार्टीशन के लिए कोई भी नोट्स अगर पहले से लोगों के बने हुए हैं, प्री पार्टीशन के लिए किसी के भी नोट्स ले लीजिए, या फिर 2 किताबें हैं, ट्रैक टू पाकिस्तान है, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान है, वो किताबें भी ली जा सकती हैं प्री पार्टीशन के लिए। पोस्ट पार्टीशन के लिए सर 2-3 किताबें हैं, उनमें आ जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हामिद खान की लिखी हुई है सर, सही। और फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान अब्दुल सत्तार की लिखी हुई है। उसके अलावा सर मिलिट्री स्टेट एंड सोसाइटी डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी की लिखी हुई है। उसके अलावा सर एक और किताब थी जो भी मेरे जहन में नहीं आ रही, मेरे जहन में आ जाएगी तो वो भी मैं बीच में फिर नाम ले लूंगा। इस्लामियत के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, इस्लामियत का जो सब्जेक्ट है? सर इस्लामिया के लिए एक सवाल में तकरीबन तकरीबन मैंने इस तरह से तैयारी की थी कि इस्लामिया के अंदर आपके हर एक सवाल में 6 से 7 आयतें या हदीसें मेरे तो नज़दीक होनी चाहिए। सही है। मुख्तलिफ लोगों की थोड़ी मुख्तलिफ राय भी हो सकती है, लेकिन 6 से 7 आयतें हदीसें लॉन्ग विद ट्रांसलेशन, तो उससे आपका काफ़ी बेहतर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसमें करना ये है कि आप किताब मैंने जो पढ़ी थी, मैंने किताब पढ़ी थी हाफिज करीमदाद चुगताई की किताब थी, मैंने वो पढ़ी थी, और उसके अंदर उन्होंने काफ़ी डिटेल लिखा हुआ है। तो उसमें से आपने करना ये है कि मेन टॉपिक जो आपका है उस टॉपिक को आपने देखना है, वहां से उसके रिलेटेड जो हेडिंग्स हैं और उसके रिलेटेड जो
आयतें और हदीसें हैं वो आपने याद करके अपने पास अपने जहन में बस बिठा लें मतलब, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन्हें रिवीजन जब होंगी आप जहन में पक्की बैठ जाएंगी। एक इस्लामियात का क्वेश्चन जो है वो तकरीबन बनेगा 5 से 6 से 7 सफ़ों का, तकरीबन कह लें ऑन एवरेज 6 सफ़ों का। सही है। तो उस हवाले से आपने फिर उसे वहाँ पे अटेम्प्ट करना है। उसके अंदर अगर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी लिखते जाएं तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड किस्म का आंसर हो जाए, आपको बेहतर मार्क्स के हवाले से वो ये है कि 6 से 7 रेफरेंस जो हैं आपके पर क्वेश्चन वो ज़रूरी हैं, और ख़ास तौर पे उन क्वेश्चंस के लिए जो कि बिल्कुल डिपेंड ही इस पे कर रहे होंगे, रेफरेंस पे डिपेंड करेंगे। मतलब कि अगर क्वेश्चन आता है कि मसारिफ ज़कात जो हैं कि किन किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है, वो तो सर बिल्कुल एक वो आयत है उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है। अगर वो इस- कोई बंदा आयत वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और वो आयत नहीं लिखता तो उसके अंदर उसे एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। दे देगा बिल्कुल। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है, नोट्स कैसे यार बनाए जाए? नोट्स कोई भी सब्जेक्ट है उसके नोट्स मेकिंग कैसे होनी चाहिए? लॉन्ग नोट्स बना के फिर शॉर्ट नोट्स बनाए, ये क्या है उसकी स्ट्रेटेजी? सर मैंने एक ही नोट्स बनाए थे, और मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट नोट नहीं बनाए थे। मैंने इस्लामियात के नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने पंजाबी के नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने जेंडर के नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने क्रिमिनोलॉजी के नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने यूएस के नोट्स नहीं बनाए थे। इन सब्जेक्ट्स में अगर मुझे कोई इजाफी बात लिखनी होती थी जो कि मुझे लगता था कि यार ये चीज़ इजाफी है, जो पहले से मैं बुक पढ़ रहा हूँ उससे इजाफी बात है, वो मैं यही करता था कि मैं उसके साथ ही अटैच कर लेता था वहाँ पे। मतलब कोई स्टिकी नोट है या कोई कागज़ पे लिख के मैं उसके पास उसके साथ ही रख लेता था कि जब भी मैंने पढ़ना बाद में पढ़ूंगा मैं इसे साथ में देख लूंगा। कुछ जो मुझे ये लगा है कि जो सब्जेक्ट्स आप 2 या 3 जगहों से तैयार करें उनके नोट्स आपको बनाने पड़ते हैं, बाकी मेरा नहीं ख्याल कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है हर एक सब्जेक्ट की। सही। अब उसे आप समझ लीजिए कि आपने, और एक और बात ये कि आप जब पहली दफा कोर्स पढ़ रहे हैं, मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि आप पहली दफा जब पढ़ रहे हैं तभी आप नोट्स बनाएं, क्योंकि तब आपको अंदाजा ही नहीं होता कि कौन सी चीजें आगे जाके आपके लिए बिल्कुल बेसिक बन जाएंगी। क्योंकि सर अब कुछ चीजें हैं जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो अगर आपने 2-3 दफा आपने पढ़ लिया है वो आपके लिए बेसिक सी बात बन गई, आपको पता ही पता है। अब बाद में आप लिख के उसे उसे रेफरेंस दे रहे हैं या उसको उसके ऊपर कह लें आधे पेज का नोट लिख रहे हैं, तो बाद में वो जरूरत नहीं रहेगी, वो एक तरह से कह लें टाइम वेस्ट है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहली दफा जब आप तैयारी कर रहे हैं तो पहली दफा में आप नोट्स नहीं बनाइए, और बाद में लेकिन आप बना लीजिए जब जब आप दूसरी दफा कर रहे हैं। और हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाइए जो कि आपने 2-3 जगहों से पढ़ लिए हो और जहाँ पे आपको कंपाइल करने की जरूरत हो। फिर आप उसके अंदर हाइलाइटर का इस्तेमाल करें, अपनी आम किताबों के अंदर उसको आप अंडरलाइन कर लें जो कि मेन मेन अहम चीज़ें हैं, वही आपके बेसिकली नोट्स हैं। नोट्स का मतलब यही है कि आप बाद में जाके जब आपके पेपर करीब हैं, नोट्स का मतलब ये है कि आपने टॉपिक वाइज हर एक अपना आपने सेट कर लिया हुआ है, अपना कंटेंट सेट कर लिया हुआ है। और अगर किसी किताब में पहले से ही सेट है उसके अंदर आपने अंडरलाइन कर दिया और उसके अंदर आपने हाईलाइट करके जब आपके पेपर करीब आएंगे सिर्फ आपने हाईलाइटेड चीजें पढ़ ली और या फिर अंडरलाइन चीजें पढ़ ली, तो आपके जहन में मेन मेन खाका जो रह जाएगा, फिर आप पेपर में आपको ये मसला नहीं होगा कि आपने पढ़ा नहीं या आपको दोबारा से नोट्स बनाने पड़ेंगे या इस तरह कोई चीज। सही। अच्छा बुक्स की तरफ आ जाते हैं। पंजाबी पंजाबी की बुक्स बताते हैं कहाँ से करनी चाहिए, क्रिमिनोलॉजी की, जनरल स्टडीज की? सर पंजाबी की बुक जो मैंने पढ़ी थी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी वो थी प्रोफेसर वासिफ लतीफ़ साहब की किताब लिखी हुई है अगवाई के नाम से। वो अगुवाई। किताब सर काफ़ी अच्छी, जी अगवाई, काफ़ी अच्छी किताब है और बिल्कुल रिलेटेड किताब है कि आप अगर पास पेपर देखेंगे तो उसके अंदर उनकी किताब से कंटेंट सर लिखा हुआ है वहाँ पे। और आखिरी आपका जो सब्जेक्ट था वो था आईआर। आईआर में आपने कहाँ से जी पढ़ा सर। था बुक्स? सर आईआर के लिए 3-4 किताबें मैंने कंसल्ट की थी। उसके अंदर एंड्रयू हेवुड की एक किताब थी ग्लोबल पॉलिटिक्स के नाम से, एक किताब थी इंटरनेशनल रिलेशन गोल्डस्टीन और जोशुआ एस गोल्डस्टीन की किताब थी। उसके अलावा सर वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक किताब थी और एक सर और कोई किताब थी। तो वो 3-4 किताबें मुख्तलिफ थी कि उनके अंदर हर एक टॉपिक मुख्तलिफ किताब के अंदर मुख्तलिफ तरीके से लिखा हुआ था। कुछ मैंने इस तरह किए थे कि एक टॉपिक तकरीबन 2 जगहों से मैंने पढ़ लिया था कि ताकि बेहतर उसके ऊपर ग्रिप हो जाए। तो वो इन 3-4 किताबों से जो मशहूर मशहूर है वो पढ़ जा सकती हैं। पेपर में जो हमारे होता है हर सब्जेक्ट की एक किताब पढ़नी चाहिए या काफी सारी पढ़नी चाहिए? सर कुछ सब्जेक्ट्स के लिए एक किताब इज मोर देन इनफ। पंजाबी के लिए अगर मैं कहूँ कि पंजाबी के लिए आप मतलब जो किताब मैंने बताई है उसके अलावा भी अगर कोई भी अच्छी किताब लिखी हुई है
और उसके अंदर पूरा कंटेंट उन्होंने डाला हुआ है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप फिर किसी और किताब पे जाके कोई और अपना मटेरियल तैयार करते रहें। अगर किसी किताब में मटेरियल पहले से सही तरह से तैयार है, लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है और लोग उसे पढ़ के पास हुए हैं, तो आप सिर्फ वो किताब पढ़ लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं उसके लिए आपको एक से ज्यादा चीजें कंसल्ट करनी पड़ेंगी। जैसे आईआर है, 200 नंबर का पेपर है, आपको एक से ज्यादा करना पड़ेगा कंसल्ट। और वैसे भी मुझे तो नहीं, मैंने सर ना आईआर की कोई एक जो लोकली पब्लिश्ड किताब मैंने नहीं पढ़ी थी, इसलिए मुझे अंदाजा भी नहीं है कि वैसी कोई अवेलेबल है कि नहीं। तो उसके अलावा यूएस हिस्ट्री की मैंने एक ही किताब पढ़ी थी। मैंने जो आईआर थी, सॉरी, मैंने पंजाबी की एक ही किताब पढ़ी थी, मैंने क्रिमिनोलॉजी की एक ही किताब पढ़ी थी, मैंने इस्लामियात की एक ही बुक पढ़ी है, मैंने इंग्लिश प्रेस की एक ही बुक पढ़ी है मैंने। तो ये सारी चीजें जो है मेरी एक ही किताब से मेरी तैयारी हुई है। सही। बच्चे वो पूछ भी रहे कमेंट्स में भी, आपने ऐसे की तैयारी कहाँ से की है? सर से सर जाहिद से। अच्छा, ऐसे का थोड़ा सा बच्चों को बता दो कि यार वो जो आपको फैक्ट्स फिगर वो चीजें क्या, थोड़ा सा इन बच्चों को बता दो कि ऐसे कि आपने कैसे प्रिपेयर किया और पेपर में कौन सा ऐसे आपने लिखा और उसकी आउटलाइन आपको कैसे पता था कि 10 क्वेश्चन में से ये मेरा ठीक है और ये मेरा पास हो जाएगा? सर इसके लिए ना ऐसे के लिए ये है कि जो मुझे अंदाजा हुआ कि आपने जो ऐसे पहले कभी चेक कराया हो जो रिलेटेड है, ऑफ कोर्स वो एग्जैक्ट ऐसे आना मुश्किल है जो आपने पहले से पिछले पास पेपर में ट्राई किया हुआ है। लेकिन उसके जो रिलेटेड ऐसे है वही आप कोशिश करें कि आप वही करें। अगर मैंने सर किया था पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है। तो पिछले सालों के अंदर डेमोक्रेसी के इश्यूज एंड चैलेंजेस पे दो या तीन दफा क्वेश्चन आ चुका था। तो उससे ये है कि इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी वाला पार्ट तो मेरा सही था। और एक सर मैंने एक दफा आपको चेक कराया था, उसके अंदर मैंने पॉइंट लिखा था कि पोलराइज पॉलिटिक्स, मतलब चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी में मैंने लिखा था पोलराइज पॉलिटिक्स। तो सर वहां से मेरे जहन में मुझे अंदाजा था कि पोलराइज पॉलिटिक्स बेसिकली है क्या। ठीक है। मैंने फिर यही देखा कि ये क्वेश्चन मैंने पहले किया हुआ है और मेरे ख्याल में मुझे इसी क्वेश्चन पे जाना चाहिए। मेरे जो दो क्वेश्चन थे जिनके ऊपर मैं सोच रहा था वो था सर, एक तो फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड था कि फॉरेन पॉलिसी के हमारे क्या नए डायनामिक्स क्या बन रहे हैं। अब मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं जेन में, लेकिन उसमें से और इसमें से मैं फिर सोच रहा था। लेकिन फिर मैंने फैसला सर इसका किया था कि यही ठीक है, क्योंकि पहले ये अटेम्प्ट किया हुआ तो चांसेस हैं कि ये सही रह जाएगा। और हम्म। पोलराइज पॉलिटिक्स के बारे में क्योंकि थोड़ा सा अंदाजा था, इस वजह से किया था। टूरिज्म वाला काफी बच्चों ने किया था, और टूरिज्म वाला इस वजह से नहीं मैंने किया था क्योंकि उसके ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास बहुत ज्यादा तैयार नहीं थे। उसके अलावा मैंने वो वाला भी नहीं किया था जो डिजिटलाइजेशन वाला था, क्योंकि उसके ऊपर भी मेरे पास बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं था। इनके इसके ऊपर मेरे पास मटेरियल भी था, पहले से तैयार भी किया हुआ था, चेक भी कराया था, तो इसलिए मुझे लगा कि ये जो है सही पिक रहेगी और मैंने फिर उसे अटेम्प्ट कर लिया था। तो इसके बाद फिर जो प्रेसी है, प्रेसी के अंदर बच्चे पूछ रहे हैं जो 20 नंबर के सिनोनिम एंटोनिम्स है, उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? वो जीआरई या कुछ और उसका होना चाहिए? सर मेरे ख्याल में तो उसके लिए एक तो बंदा डॉन पढ़ता रहे, डॉन के अंदर आपके काफी अच्छे खासे वर्ड्स हैं वो आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा सर वो जो जीआरई रिलेटेड एप्स हैं मगूश के नाम से, वो डाउनलोड कर लें, रोज का वहां से पढ़ना शुरू कर दें। मतलब रोज के कोई 10-20 वर्ड्स हैं, पढ़ लिए, अगले दिन उन्हें रिवाइज कर लिया। उनका क्योंकि फ्लैश कार्ड बने होते हैं, मगूश ऐप है, ऐप का नाम है, तो उसके फ्लैश कार्ड बने होते हैं, आपने एक दिन पढ़ लिया अगले दिन रिवाइज कर लिया, तो उससे आपका कवर हो जाएगा। मेरा सर जाती ख्याल ये है कि सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए वर्ड्स की तैयारी की बजाय आपको प्रेसी के लिए वर्ड्स की तैयारी अगर आपकी हो जाए तो वो ज्यादा अहम है। क्योंकि अगर प्रेसी में कोई ऐसा लफ्ज आ गया जो कि आपको अंदाजा नहीं है, तो उससे सर आपको फिर पूरी प्रेसी इफेक्ट हो सकती है। तो उसके लिए आप डॉन पढ़ें, आप मगूश की वो ऐप कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, वहां से कर लीजिए तैयारी, रोज का पढ़ लिया, अगले दिन रिवाइज कर लिए, तो आपके जहन में बैठते जाएंगे, वर्ड्स बैठते जाएंगे। और तीसरी बात ये कि जो भी आप वर्ड्स पढ़ें उनको कोशिश करके अपने यूजेज में लेके आएंगे। जब यूजेज में लेके आएंगे तभी वो आपके दिमाग में पक्के होंगे और तभी आप उसे फिर आगे भी अपने पेपरों में भी इस्तेमाल भी कर पाएंगे। और अगर वो वर्ड कहीं आ जाता है तो आप उसका सिनोनिम या एंटोनिम आप चूज भी कर पाएंगे। यही। और इसमें प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन आपने वो क्या कौन सा क्वेश्चन पहले हल किया था? सर मैंने प्रेसी सबसे पहले की थी, लेकिन मैंने प्रेसी में आराम से मैंने 45 से 50 मिनट लिए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने अपनी कंप्रीहेंशन और बाकी सारा मैंने किया था। जी सर। मैंने जो बच्चों को मैं बताता हूँ कि यार प्रेसी पास है तो सारा पेपर पास है, प्रेसी फेल है तो आपने उसी को बिल्कुल फॉलो सर, किया। बिल्कुल। ठीक है। जी इसमें कोई सर। इंग्लिश में कोई ऐड करना चाहो?
ऐसे प्रेसी में? सर ऐसे प्रेसी के अंदर सिनोनिम मेंटेनेंस की बजाय मैं अगर इन केस मैंने दोबारा भी देना हो तो मैं ये करूंगा कि मैं ज्यादा फोकस बाकी चीजों पे कर लूंगा। मैं कंप्रीहेंशन पे फोकस करूंगा, मैं ट्रांसलेशन पे फोकस करूंगा, मैं पंक्चुएशन पे फोकस करूंगा, मैं नरेशन पे फोकस करूंगा, क्योंकि सही। मुझे लगता है मेरे मार्क्स वहां से ज्यादा बनेंगे रादर देन के सिर्फ सर अगर 1000 वर्ड्स हैं और उसमें से 20 लफ्ज आते हैं तो मेरे जहन में उस टाइम पे शायद कोई मैक्सिमम कोई 10-12 ही रह जाएंगे। और मेरे ख्याल में आमतौर पर मार्क्स आते हैं सिनोनिम एंटोनिम से, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर कोई बंदा कर सकता है तो वो भी छोड़ दे और बाकी चीजों पे पड़ जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो बिल्कुल उसे इग्नोर करके सिनोनिम एंटोनिम्स के ऊपर बिल्कुल कुछ काम ही ना करें। दोनों पे काम करें ऑफ कोर्स, लेकिन एक के एक्सपेंस पे जो है बाकी दूसरे को खराब ना करें, उसका ख्याल रखें बस। सही है। पेपर के अंदर जो मार्क्स गेनिंग टेक्निक होती है पेपर्स में जिनमें ज्यादा नंबर आ सकते हैं ऑप्शनल कंपल्सरी, उसमें आपने बताया 5 से 6 पेजेस के ऊपर लेंथ हो, तो मेरे ख्याल में हेडिंग ज्यादा मैटर करती है। सर हेडिंग्स हो, अच्छा है, ऐसे हेडिंग्स होनी प्रेसी के चाहिए। अलावा, ऐसे प्रेसी के अलावा। सर ऑफ कोर्स ऐसे प्रेसी के अलावा बाकी पेपरों के अंदर हेडिंग्स हो, रेफरेंसेस हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, जिन सब्जेक्ट्स में आप मैप्स बना सकते हैं वो हों, पंजाबी के अंदर आपके अशार लिखे हों, अच्छे लिखे हों, मार्कर के साथ लिखे हों, साफ लिखाई में लिखे हों, क्वालिटी क्वांटिटी प्रेजेंटेशन, सर तीनों चीज़ें मैटर करेंगी। ये नहीं है कि आपने कचरा लिख दिया और आपने 7 पेजों का लिख दिया तो आपके मार्क्स आ जाएंगे बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनर आपका कंटेंट भी पढ़ेगा, एग्जामिनर आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी देखेगा और आपकी प्रेजेंटेशन भी देखेगा। ये तीनों चीजें आपके मैटर करेंगी। जो फैक्ट फिगर्स हैं उसको आप बेशक थोड़ा हाईलाइट भी कर दीजिए, अच्छा रहेगा। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं कि एवरीडे साइंस। सर जी बिल्कुल सर, वो मतलब ये तीनों चीजें आपके ऊपर फर्क डालेंगे। मैप्स करंट अफेयर्स के अंदर, आईआर के अंदर, यूएस हिस्ट्री के अंदर अगर आप मैप्स बना सकते हैं तो आप लाजमी बनाइए। थ्योरीज जो हैं क्रिमिनोलॉजी के अंदर, जेंडर के अंदर, आईआर के अंदर थ्योरीज आप लाजमी मेंशन कीजिए कि इस थ्योरी के हवाले से जनाब मैं ये बात जो कर रहा हूँ मैं इस थ्योरी की बेसिस पे कर रहा हूँ मैं ये बात। तो उससे आपका ओवरऑल जो आपका आंसर है वो कंपाउंड हो जाएगा और आपको मार्क्स एग्जामिनर, आम बंदा भी अगर खुद भी एग्जामिनर हो तो वो यही देखेगा कि ये किस बेस पे अपना आंसर दे रहा है, अपना जो आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहा है अपने आंसर का उसकी बेसिस क्या है। तो अगर आपने उसे प्रूव कर दी है, आप उसे साबित करने में कामयाब रहे हैं तो इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, और जीके के लिए क्या तैयारी की है, क्योंकि जीके तो बहुत बड़ा बना दिया उन्होंने। नहीं सर, जनरल साइंस एंड एबिलिटी मैं कहूँगा इतना आपको, सर एक से आप पास पेपर सबसे पहले देख लीजिए किस किस तरह के सवाल है। हर एक पास पेपर आप लाजमी देखिए कि क्या सवाल में उन्होंने पूछा क्या है, इस सवाल का कौन सा पार्ट कितनी उसके परसेंटेज का है हामिल है कि मतलब इतना आप पोर्शन उसके ऊपर लिखें। उसके बाद जो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर के अंदर एबिलिटी वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर खास फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि वो 40 नंबर है और 40 में से 30 एटलीस्ट आने चाहिए। मैथ वाले जो बच्चे हैं उनके तो एटलीस्ट 35 आने चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके आते हैं तब आपके टोटल मार्क्स 70-75 के करीब जनरल साइंस एंड एबिलिटी में चले जाएंगे। मेडिकल वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन अगर वो भी थोड़ी तैयारी कर लें, अगर फोकस कर लें थोड़ा सा, तो उनके भी 30 तक आ सकते हैं उससे, क्योंकि जनरल साइंस एंड एबिलिटी ने आपके नंबर बनाने हैं। बाकी आपके जो करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर शायद उतने ज्यादा मार्क्स ना आए, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स दोनों में बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आते, लेकिन ये सीधे सीधे मार्क्स है। मैथ में अगर आपका सवाल ठीक है तो उसने आपको नंबर देने ही देने हैं, अगर आपको सवाल नहीं ठीक तो आपके नंबर कट जाने हैं। तो इसलिए एबिलिटी के ऊपर खास फोकस कीजिए। और बाकी जो जनरल साइंस के जो है पास पेपर देखिए, जो जो क्वेश्चन पहले से आए हुए हैं उनका एक अंदाजा लीजिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं पहले से, तो उस तरह से तैयारी कीजिए तो आपको मेरे ख्याल में मार्क्स बेहतर आ जाएंगे। ठीक है। और मैथ वाला पोर्शन भी इसी बुक में कर। ये बताओ कि यार अच्छा जो एक कॉम्बिनेशन होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, वो कौन से होने चाहिए? आगे तो चले आपने जो भी था तजुर्बा किया वो क्या आपने अपनी मर्जी से रखे या जो भी था, लेकिन इस अब क्या आप समझते कि यार कौन सा एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे मेरे और अच्छे मार्क्स आ सकते थे? सर आपका ऐसा जरूर होना चाहिए कि अगर आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं तो समझ लें कि 6 में से 3 आपने पास करने हैं और 3 में आपने मार्क्स लेने हैं, क्योंकि आपने 6 रखने, आप 6 के 6 में अगर आप ये कहें
आपने मार्क्स लेने हैं तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे लाजमी जो कि सिर्फ पास ही आप कर पाएंगे। अब लैंग्वेजेस मैं कहूँगा सर पंजाब के लोग हैं या सिंध के लोग हैं या इवन बलोचिस्तान के लोग हैं या केपी के लोग हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज पर ज़रूर जाएं, अपनी अपनी लैंग्वेज पे ज़रूर जाएं। अब ये पंजाब वालों को एक मसला होता है हमें कि हम पंजाबी ऑप्ट नहीं करते। पंजाबी इसलिए ऑप्ट नहीं करते कि सर हम कहते हैं कि जनाब हमें समझ नहीं आती पंजाबी, हम पता नहीं लिखेंगे कैसे, हम पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब पंजाबी वाले ग्रुप के अंदर सोशियोलॉजी ज़्यादातर बच्चे रखते हैं, तो उससे होता ये है कि सोशियोलॉजी में आपके अच्छी खासी एफर्ट डाल के आपके 55-60 मैक्सिमम इस तरह से मार्क्स आते हैं, और पंजाबी के अंदर आपके कोई तकरीबन आ जाने 65-70 इस तरह से। अगर आपने पेपर थोड़ा बेहतर कर लिया आपके इतने मार्क्स आ जाने, तो आपके एलोकेशन में अच्छा खासा उसने इम्पैक्ट डाल देने। बाकी जो कम्बिनेशन वाली बात है वो ये है कि पॉलिटिकल साइंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का काफी अच्छा कम्बिनेशन बनता है। आई आर का आई लॉ के साथ बनता था, लेकिन आई लॉ इतना ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है आजकल, वो थोड़ा हिट हो रहा है, इसलिए आई आर रख लीजिए, साथ में आप हिस्ट्री रख लीजिए, यूएस हिस्ट्री रख लीजिए, पंजाबी रख लीजिए, आप जेंडर रख लीजिए, जेंडर अच्छे मार्क्स देता है और हिट नहीं हो रहा तो अल्लाह खैर रखे, अगली दफा भी अच्छा ही रहेगा। वैसे भी इजी सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके अलावा अगर आपके अपने बैकग्राउंड के रिलेटेड कोई है, जैसे कि अगर आप बॉटनी पढ़ी हुई है, आपने जूलॉजी पढ़ी हुई है, उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है तो आप लाजमी रखिए। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वगैरह वाली जो है साइट, अगर वो आपका बैकग्राउंड है आप उस हिसाब से लाजमी रखिए। बच्चों ने कुछ ने जो इंजीनियर होते हैं, खासतौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उनके लिए उन्होंने फिजिक्स पढ़ी होती है, तो अगर वो फिजिक्स रख सकते हैं तो लाजमी रखिए। जिस सब्जेक्ट में अगर आपकी थोड़ी पहले से महारत है वो आप लाजमी रख लीजिए। बाकी जो आपको लगे कि ट्रेंडिंग है जिसके अंदर स्कोर अच्छा आ रहा है, बाकी फिर आप वो रख लीजिएगा। अब ये जो हिट होने वाली बात है कि सब्जेक्ट हिट होते हैं, उसमें ये होते हैं कि स्ट्रिक्ट मार्किंग या लूज मार्किंग वाली बात होती है। तो उसमें अब ये कभी भी नहीं देखेंगे कि जब स्ट्रिक्ट मार्किंग भी हो रही है तो सारे के सारे कह लें 100 बच्चों ने अगर वो सब्जेक्ट उठाया तो 100 के 100 ही फेल हो गए हैं, ऐसा नहीं होता। उसमें से ऑफ कोर्स कई बच्चे पास होते हैं और उनके पास होने की वजह ये होती है कि वो स्ट्रिक्ट मार्किंग के बावजूद भी वो एग्जामिनर के क्राइटेरिया पे पूरा करते हैं। तो अगर आपने किसी सब्जेक्ट में अच्छी मेहनत की है तो आपके चांसेस वहां पे पास होने के अच्छे बन जाते हैं। बाकी ऑफ कोर्स कुछ चीजें फिर आपकी हाथ से बाहर होती हैं, वो फिर दुआओं पे, लक पे, आपकी मुकद्दर पे कह लें, वो चीजें फिर डिपेंड करती हैं। सही। अच्छा, अब एंड के ऊपर आ जाते हैं जी। इंटरव्यू इंटरव्यू आपका कैसा हुआ? तो इंटरव्यू अल्लाह का शुक्र है काफी अच्छा हुआ था, काफी अच्छा हुआ था। वो मैं जो बता रहा था आपको कि 15वीं-17वीं पोजीशन जो मैं सोच रहा था, मैं इंटरव्यू के फॉर में सोच रहा था। मेरे हैं सर, मेरा सेकंड डे इंटरव्यू था, जब इंटरव्यू स्टार्ट हुए हैं बिल्कुल, तो मेरा सेकंड डे जो था मेरा इंटरव्यू था। और इस दफ़ा इंटरव्यूज थोड़े से पहले से थोड़े से मुख्तलिफ थे कि पहले ज़्यादा ओपिनियनेटेड इंटरव्यूज होते हैं, तो इस दफ़ा उस तरह से ओपिनियनेटेड तो नहीं थे, लेकिन अल्लाह शुक्र है उसमें काफ़ी मेरा अच्छा हो गया था, तो मार्क्स भी मेरे उसमें अच्छे हैं। उसके अंदर जो 2-3 चीज़ें जो मेरे ख्याल में बेहतर थी, वो एक तो ये था कि जी सर आप कुछ कहने लगे? नहीं। उसके अंदर अच्छा, उसके अंदर 2-3 चीज़ें जो हैं वो ये है कि आप कॉन्फिडेंट ज़रूर रहें। आप कॉन्फिडेंट मतलब इस तरह से रहें कि वहाँ पे कई सवाल ऐसे होंगे जो आप ड्रॉप करेंगे, आपको नहीं आते होंगे। तो उसके अंदर ये है कि आप वो ना करें, पैनिक ना कर जाएं एकदम कि यार पता नहीं क्या हो गया, मुझे ये सवाल नहीं आया। तो आप अगले अगले सवाल के ऊपर फोकस करें। इसको इस तरह से समझ लें कि क्रिकेट का मैच है, क्रिकेट के मैच में हर एक बॉल जो है उतनी अहम है। अगर पहली बॉल आपसे बीट हो भी गई है तो अगली 5 गेंदें पड़ी हुई हैं, आप 5 गेंदों में अच्छा स्कोर कर लीजिए। तो सर बिल्कुल ये वाला मेरा माइंडसेट था कि आप आगे जाके कर सकते हैं हर एक सवाल के साथ, तो उसी तरह मैं फिर लेके चला। कितने क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे इंटरव्यू में? कितने क्वेश्चन के सर हुए आंसर? होंगे मेरे ख्याल में सर 5 से 6 हुए थे, यहाँ पे 5 से ड्रॉप हुए थे। एग्जैक्टली कितने मैंने आंसर किए थे सर वो तो अभी नहीं याद, लेकिन 5 से 6 मुझे ये याद है जो ड्रॉप हुए थे। आपके वो क्या उन्होंने क्वेश्चन पूछे ओपिनियन वाले, या जो आपके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के अलावा जो एक क्या इसमें मेन था, छोटा सा एक्सपीरियंस? सर सर वो इस तरह था कि सबसे पहले मैं जब गया था तो उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने कहा कि बैठिए आप, तो आगे फिर बातचीत शुरू हुई। तो उन्होंने पूछा कि आपका बैकग्राउंड क्या इस तरह से है, आप इससे पहले क्या करते रहे हैं, आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या किया, सर वो सारी बातें हुई। उसके बाद सर पहला जो सवाल था वो ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द फर्स्ट कैजुअलिटी
ऑफ 1857 वॉर। सबसे पहला क्वेश्चन ये था। ठीक तो है। उसके बाद फिर ये प्री पार्टीशन पोर्शन से उन्होंने शुरू किया था, और प्री पार्टीशन पे ही पहले ये चेयरमैन साहब ने सवाल किया था। ठीक है। अगला सवाल उनका फिर इसी तरह से था कि कायद आजम ने कब ज्वाइन की मुस्लिम लीग, एंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स एंड हाउ मच टाइम कायद आजम ऑफ जो क्वेश्चन था मुझे आंसर एग्जैक्टली नहीं आता, इसलिए ये एक जो था क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किया था। फिर आगे यूएस के प्रेसिडेंट बारे में था कि कौन से प्रेसिडेंट थे जो कि असैसिनेट हुए हैं। उस टाइम पे टोटल 4 प्रेसिडेंट्स असैसिनेट हुए हैं, मेरे जहन में 2 थे, 2 का मैंने नाम दिया था। फिर उन्होंने मेरे से फिर इस तरह से उन्होंने मजीद सवाल, मतलब कह लें कि इस तरह से सवाल थे कि आपका जो ओवरऑल नॉलेज है ना, जो आपने अपनी जिंदगी में गेन की है, मेरे ख्याल में मुझे तो इस तरह से लगा, क्योंकि मेरा बिल्कुल दूसरे दिन था, तो हमारी प्रिपरेशन इस तरह से नहीं थी कि इस तरह के सवाल हम आंसर करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगा कि ओवरऑल जो नॉलेज बंदे ने गेन किया था, मैंने गेन किया था अपने पिछले कह लें 2-2.5 सालों में या इससे पहले भी, तो वो सारा मेरे तो काम आया था। उसके अंदर फिर वो भी थी कि सुएज कनाल क्राइसिस क्या था, उसमें क्या हुआ, उसके अंदर जमाल अब्दुल नासिर का क्या रोल था, फिर उसके अलावा पैन इस्लामिज्म क्या है, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को किसने रिप्रेजेंट किया था। उसके अलावा सर ये था कि कतर, जो कतर वाला मामला था उन दिनों में चल रहा, कि कतर ब्लॉकेड क्यों हुआ था, और कतर ब्लॉकेड के बाद अब जो वापस जो रिलेशंस में बेहतरी आ रही है कतर की और बाकी गल्फ कंट्रीज की, उसकी क्या वजूहत हैं, खराब हुए क्यों थे ताल्लुकात। और था उससे रिलेटेड था, कश्मीर के आर्टिकल की रिवोकेशन के रिलेटेड था। सर इस तरह से सवाल थे, कुछ मतलब जनरल नॉलेज के रिलेटेड थे, कुछ थे जो कि करंट अफेयर्स के रिलेटेड थे, तो इस तरह से, और कुछ कोर्स थे सवाल जो कि मेरे रिलेटेड थे। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू था। ठीक हो गया, इसका मतलब बड़ा अच्छा हो गया। ये तो यूजली जो आप क्वेश्चन बताते हैं ये बेसिकली वन पेपर में आते हैं कि जी सुएज कनाल कब हुआ, कौन सा प्रेसिडेंट किस टाइम में असैसिनेट हुआ। तो ये बेसिकली जनरल नॉलेज में वन पेपर के लिए जब तैयार करते हैं, क्योंकि जब सीएसएस करते हैं हमें तो ये होता है जी उससे ओपिनियन बेस्ड पूछना है जी, कब रिलेशन खराब हुए, क्या रीजंस थी, अच्छा अभी क्या हो रहे हैं। लेकिन ये आपको टोटली डिफरेंट उन्होंने वन पेपर टाइप का सर किया, मुझे वो लगता एक है। दफा थोड़े से हाँ हाँ। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल इंटरव्यूज थे, लेकिन ऑफ कोर्स सर अभी तो जो बच्चे हैं इनका तो अभी मेन फोकस रिटर्न पे ही है। तो रिटर्न के अंदर तो सर उसी तरह प्रिपरेशन जैसे पहले करते रहे वैसे ही करें, कि ओपिनियनेटेड आंसर, ओपिनियनेटेड क्वेश्चंस के हिसाब से ही अपने आप को प्रिपेयर करें। ये हो गया। तो इसके अलावा मेरी तरफ से तो मेरे क्वेश्चन खत्म हो गए। कोई और कोई एक दो कोई टिप्स आप शेयर करना चाहो, या कोई कोई भी चीज जो आप ऐड करना चाहो, एक दो तीन। सर मेरी कल ही एक दोस्त से बात हो रही थी, तो वो उन्होंने मेरे साथ प्रिपरेशन की थी, लेकिन उनका फिर आगे कहीं और मसरूफ हो गए थे। तो उन्होंने ये बात मुझे बताई थी यार कि ना, आप कहीं भी, अब आपकी वो लोग बात सुनेंगे तो आपको ना उन्हें एक बात बता देनी चाहिए कि अगर आप तकरीबन 6-7 महीने 8-7-8 घंटे रोज के अगर दे सकते हैं तो तब जाके आप एग्जाम दीजिए। वरना अगर आप ये कहें कि नहीं मैं इतना टाइम नहीं दे सकता और कमिट नहीं कर सकते, तो फिर आप जो अपने प्रोफेशन हैं उसके अंदर फिर टाइम दे दीजिए, तब तक आप अच्छा खासा आगे निकल जाएंगे। और एक और चीज़ है कि अपना मतलब जहन बना के आए कि ये दोनों साइडों पे बात जा सकती है। अच्छी प्रिपरेशन के साथ आप ऑफ कोर्स एक मुकाबले के इम्तिहान में आप बिल्कुल एक अच्छे कैंडिडेट होंगे, लेकिन हम्म। रिजल्ट जो है वो डिपेंड करेगा आपकी दुआओं पे भी, लक पे भी, हर एक चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो अभी अभी का टाइम ये है कि अभी आप जो हैं एस्पिरेंट्स जो हैं वो तैयारी करें, डट के तैयारी करें, 2-3 बंदे मिलके इकट्ठे बेशक तैयारी कर लें। बहुत ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करें और बहुत ज़्यादा अपने अपने सर पे सवार भी ना करें कि यार पता नहीं क्या ही हो जाएगा। अल्लाह खैर करे, ज़िंदगी चलती रहती है, अपनी तैयारी कीजिए, बाकी अल्लाह खैर करने वाला है। ठीक है, बच्चों का एक क्वेश्चन आखिरी रह गया। जो सब्जेक्ट की प्रेपरेशन है इसमें इंडिविजुअल्स को करना चाहिए या अकेडमी करनी चाहिए? सर ये थोड़ा सा मैं कहूँगा मुश्किल सा सवाल है कि इसका इस तरह से है कि अगर तो आपका कोई जानने वाला है या जिससे कोई ऐसा दोस्त है, कोई पहले से सीनियर है जिसने पास किया है और अच्छे मार्क्स से पास किए, तो अगर आप उससे पढ़ सकते हैं तो उससे जाके पढ़ लीजिए, एकेडमी ना कोई ज्वाइन कीजिए, कोई कोई उसमें ज़रूरत नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ऑफ कोर्स एकेडमी ज़रूरी है, और उसमें ऑफ कोर्स ऐसे सर सबसे पहले है, ये तो
आपके मुंह की बात नहीं है, लेकिन ये सर ऐसे मैं जिसे भी कहता हूँ कि बेशक आपने अगर कोई एकेडमी ज्वाइन कर भी ली है, तब भी आप ऐसे जरूर किसी एक बंदे से पढ़ें, जिस जिस मर्जी बंदे से पढ़ लें, जिसके बच्चे पास हुए हैं पहले से, जो अच्छा पढ़ाते हैं उससे पढ़ लें, लेकिन ऐसे अलग से पढ़ लें। सही। उसके अलावा अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तो फिर बेशक आप किसी एकेडमी चले जाइए, वहां से जाके पढ़ लें। मेरा कोई जानने वाला नहीं था कि जिसने पास किया हो पहले से, इसलिए मुझे यही लगा कि एकेडमी चले जाना चाहिए, मैं एकेडमी चला गया था। और सर फायदा ऑफ कोर्स आप जहाँ भी जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा खुद भी ध्यान करें तो आपको सर फायदा तो हो जाता है। ठीक होगा। बाकी यही मेरा ख्याल है कि अगर आप कोई जानने वाला नहीं है तो आप एकेडमी बेशक चले जाएं। ठीक है। और चलो बस यही था। तो थैंक यू वेरी मच यासर, आपने बेटा टाइम दिया। तो काफी सारे बच्चे थे, उनको काफी मेरे ख्याल इस्तेफादा भी हुआ होगा। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब जरूर। करे, मजीद आपको कामयाबी दे, और अल्लाह ताला इस दुनिया में और आखिरत दोनों में कामयाब करे। ओके बेटा, आमीन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।